हेलो एंड वेलकम अगेन क्लास 10th। हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिसके अंदर पहले कल पढ़ा था एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है रिप्लेसमेंट? देखो, केमिकल रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट। देखो, ये है रिएक्टेंट जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। इसके अंदर एक रिएक्टेंट के या तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दोनों को कोई तीसरा एटम या कोई रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट का एटम इनमें से किसी एटम को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो रिएक्टेंट है। अब सी ने क्या करा, सी बी से ज़्यादा रिएक्टेंट था तो सी ने बी को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे बी आना चाहिए, ये सी काट देना, बी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इन दीज रिएक्शन द बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रेक्स एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इसके अंदर पहले से ही कुछ बॉन्ड ब्रोकन रहते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो वो हो गया कॉपर सल्फेट और जिंक का। कॉपर सल्फेट के अंदर दो रिएक्टेंट है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। कॉपर सल्फेट जिंक से कम रिएक्टिव होता है, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, जो आगे वाला कॉपर है उसको डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया। और जो ये कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को ही क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉपर के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज Cu+, दोनों ये दोनों मेटल है कॉपर और जिंक। तो आगे वाला और Zn+, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए। जिंक कभी भी सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं करता। तो ये क्या बता रहा है, ऑन मिक्सिंग जिंक पीसेस इन ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर एंड कॉपर इज प्रेसिपिटेट। जब इन कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जिंक डालते हैं तो जिंक, इसका जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट अकर्स इन सॉल्यूशन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कंपैरेटिवली लेस रिएक्टेंट एलिमेंट। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। इन दोनों के अंदर जिंक क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर है कम रिएक्टिव। अब ये जो रिएक्टिविटी है कॉपर की और जिंक की, ये कैसे पता करेंगे अपन? ये देखो यहाँ पे, ये अभी जो रिएक्शन हुई है, कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक डाला तो इसका कलर गायब हो गया, ब्लू कलर। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एक टेबल है जो याद करनी है हमको। देखो, यहाँ पे मिडल मैन होता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे मोस्ट रिएक्टिव। बोल रहा है मेटल अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड मेटल्स बिलो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव देन इट। अब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, Fe आयरन होता है, लेड, फिर आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इसको याद कैसे करना है, नॉर्मल टेक्निक है। टेक्निक क्या है याद करने के लिए, ऐसे कि आसानी से याद आ जाए। क्या क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे याद कर सकते हैं, काना के मग पे जिंक लगा है आयरन का, प्रभु हे क्यों ऐसा, क्यों मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ऐसे याद कर सकते हैं काना के नाम पर, आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसको याद कर लेना है। अब इसमें देखो, जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर सल्फेट बना हुआ था, कॉपर सल्फेट
जब इसके जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो ये जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर डबल रिप्लेसमेंट, वो तो सिंगल रिप्लेसमेंट था, इसमें डबल रिप्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम है। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस म्यूचुअली एंड न्यू कंपाउंड आर फॉर्म। इसके अंदर आपस में दो जने डिस्प्लेस करेंगे और डबल रिप्लेसमेंट होगा और नया कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले रिएक्टेंट में ए बी बन रहा है, दूसरे में सी डी है, तो इसमें से इस बी को डी ने रिप्लेस कर दिया और इस ए को सी ने रिप्लेस कर दिया, तो आपस में रिप्लेस हो गए। सम पार्ट ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस म्यूचुअली एंड न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। सल्फेट आयंस of copper sulfate displace hydroxide ions of sodium hydroxide and as a result डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा और, कॉपर सल्फेट बनता है। देखो जब अगर ऐसे रिएक्शन करवाएं कॉपर सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इनके रिएक्शन से बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक सल्फेट। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट आती है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है, इसको जो ओरिजिनल बुक है आरबीएससी की उसके अंदर ये थोड़ा पोर्शन कटा हुआ है, इसलिए मैंने अलग पीडीएफ में इसको लिया है। डिसोसिएशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट डिसोशिएट टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। In these reactions, the bonds between reactant are broken, formation of small molecules take place. डिसोसिएशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट के अंदर टूटता है, डिसोशिएट होता है, टूट जाता है, तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है उसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, नए कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, हियर रिएक्टेंट आर बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट which dissociate to form small molecules of low molecular weight। तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट है अकेला रिएक्टेंट है और ये अकेला रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज़्यादा होगा और फिर ये छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक लाइट एटसेट्रा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देम डिसोसिएशन रिएक्शन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। देखो डिसोसिएशन अपने आप नहीं होता, कोई भी कंपाउंड बन रखा है तो कंपाउंड आसानी से टूटेगा नहीं, उसको तोड़ने के लिए या तो क्या चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट बढ़ाओ, या फिर इलेक्ट्रिक लाइट पास कराओ उसके अंदर से। ठीक है, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिक लाइट या टेम्परेचर को रखेंगे तो इस उससे आसानी से डिसोसिएशन हो जाएगा। तो इसके बेस अपन तीन टाइप में बांट सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इन मेल्टिंग और लिक्विड स्टेट ऑफ अ कंपाउंड फॉर इट्स डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या करते हैं हम, किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग स्टेट या लिक्विड स्टेट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, उसके अंदर से लाइट पास करते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, जब इसके अंदर से करंट को पास करेंगे तो ये टूट जाएगा H2 और O2 के अंदर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमको मिल जाती है। जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Na और Cl2 बन जाएगा। डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एट एनोड एंड कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करेंगे, बर्तन लेंगे उसके अंदर कैथोड और एनोड, जिसमें
नेगेटिव और पॉजिटिव दो सर्किट जुड़ रखे होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो एनोड और कैथोड के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट जम जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर आयोनिक इन नेचर, और इसके ऊपर जो नॉर्मली कंपाउंड एनोड और कैथोड पर होंगे वो आयोनिक फॉर्म होंगे। आयोनिक फॉर्म का मतलब Na+Cl- इस तरह से। जब हम NaCl को तोड़ते हैं, NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं, तो वो डिसोशिएट हो गया Na+ आयन बनाएगा और Cl- आयन बनाएगा, इस तरह से बनाते हैं। फिर आता है थर्मल डिसोसिएशन। इसके अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन कंपाउंड ऑन हीटिंग डिसोसिएट इन स्मॉल मॉलिक्यूल। इसको हीट करेंगे तब डिसोसिएशन होता है, तो उसको थर्मल डिसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिसोशिएट हो जाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है, सूखा चूना। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, कितनी हीट दी हमने, 473 केल्विन। 473 केल्विन पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। फिर है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक का मतलब लाइट के अंदर ही डिसोसिएशन हो जाता है, टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर जब लाइट इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, बाहर रखते हैं धूप के अंदर, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड टूट जाता है और हाइड्रोजन गैस और Br2 बना देते हैं, ब्रोमीन अलग हो जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन कंपाउंड डिसोशिएट टू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट। ये एनर्जी लेते हैं लाइट से, लाइट की एनर्जी को लेके ये टूट जाते हैं। Since in these reactions the dissociation of compound take place due to the presence of light, so it is called photolytic dissociation। तो इसके अंदर लाइट यूज होती है इसलिए फोटोलाइटिक, हीट यूज हुई तो थर्मल डिसोसिएशन, बहुत आसान है। और जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं डिसोसिएशन के लिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। तो डिसोसिएशन रिएक्शन 3 टाइप की हो गई, ठीक है। आगे का पोर्शन हम नॉर्मल देखेंगे, PDF में देखो। फिर आता है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो और फास्ट रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन आर 2 टाइप। हम नॉर्मली केमिकल रिएक्शन को 2 टाइप से बांट सकते हैं, फास्ट और स्लो। फास्ट रिएक्शन कौन सी हुई, दीज रिएक्शन अकर रैपिडली ऑन मिक्सिंग द रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट को मिलाया फटाक से रिएक्शन हो गई, तो जल्दी से जो रिएक्शन हो जाती है वो फास्ट रिएक्शन कहलाती है। जनरली सच रिएक्शन आर आयोनिक रिएक्शन लाइक द reaction between strong acid and strong base which get completed in 10⁻⁻10 सेकेंड। तो ये जो फास्ट रिएक्शन होती है नॉर्मली आयोनिक कंपाउंड के बीच में होती हैं। आयोनिक कंपाउंड मतलब जिसको वाटर में डालेंगे तो वो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाता है आसानी से। जैसे एसिड और बेस होता है तो एसिड और बेस आसानी से आयोनाइज हो जाते हैं, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का NaCl और H2O बन जाएगा, और इसमें टाइम लगेगा 1 सेकेंड का 10⁻10th पार्ट, बहुत ही कम टाइम। सिल्वर नाइट्रेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये सभी रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में हो रही है वो बहुत तेजी से होती है। As soon as we mix silver nitrate and hydrochloric acid, white precipitate of silver chloride is formed। तो जैसे ही हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, फटाक से सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और इसकी वाइट PPT बन जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। वो प्रेसिपिटेट होने का मतलब है अलग हो जाना, AgCl अलग होके उस सॉल्यूशन के अंदर नीचे की तरफ जम जाएगा, वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं रहेगा। इन प्लांट्स स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी फास्ट। और प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है खाना बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज 10⁻12 सेकेंड। फोटोसिंथेसिस का हाफ टाइम होता है 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड के अंदर 10⁻12 की जब डिवाइड करते हैं, बहुत ही छोटा।
द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब हाफ टाइम किसको बोलते हैं कि इधर रिएक्टेंट थे, इन रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहा, तो आधे रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इतना टाइम लेते हैं। फिर आती है स्लो रिएक्शन, इसका उल्टा। देर आर मैनी रिएक्शन विच टेक आवर्स, डेज और ईयर्स टू कंप्लीट। कभी कभार तो कई दिन, कई घंटे और कई साल लग जाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्लो केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा? रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कंटिन्यूज टिल ईयर्स। जो लोहे के ऊपर जंग लगती है, का लग जाता है, तो उसको काफ़ी सालों लगते हैं, अचानक से नहीं लग जाता वो। विच इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्लो केमिकल रिएक्शन। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, ये याद करने का है। प्योर गोल्ड Fe, ठीक है, वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो रस्ट बनाएगा, ठीक है। रस्टिंग, ये है रस्ट का फॉर्मूला। जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ आयरन को रिएक्ट करवाएंगे तो कंपाउंड बनेगा Fe2O3, ठीक है। और इसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर रहेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3H2O, ओके। 2Fe2O3.3H2O, याद रखना इसको। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अंदर जब हीट करते हैं इसको, तो ये भी बहुत ही धीमी है, स्लो रिएक्शन है। एसिटिक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये दोनों ही वीक एसिड है, वीक बेस और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, लेकिन वीक एसिड और वीक जो बेस हैं उनकी रिएक्शन थोड़ी धीरे होती है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा एथिल एसीटेट में और वाटर के अंदर। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल।